बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन लेक्चर सीरीज़ के तीसरे लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ब्लड बैंक और ब्लड सेंटर के बारे में। आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेकिन लेक्चर की तरफ चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आबिद रज़ा MLT को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त के साथ मौसूल होती रहें। अगर हम बात करें ब्लड बैंक की, तो ब्लड बैंक एक ऐसी जगह जहाँ पर साफ़ और सेहतमंद खून की फरहमी को यकीनी बनाया जाता है। ब्लड बैंक मीन्स ए हॉस्पिटल यूनिट विच रिसीव्स एंड स्टोर्स स्क्रीन्ड ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स ordered from its regional blood center, performs blood grouping and compatibility testing and issues blood and component for clinical use within the hospital। यानी कि ब्लड बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्लड के जो कंपोनेंट्स या ब्लड है, खून है, वो ब्लड सेंटर से मंगवाया जाता है, यानी कि जिसके अंडर में ब्लड बैंक काम कर रहा होता है वहाँ से वो शिपमेंट जो है वो मंगवाई जाती है। उसके बाद फिर उसके ऊपर ब्लड ग्रुपिंग की जाती है और कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है। कहने का दोस्तों मकसद ये है कि ब्लड बैंक के अंदर जो सिस्टम है एक, वो ये है कि ब्लड बैंक के अंदर आप सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग और कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग यानी क्रॉस मैच ही कर सकते हैं। आपके पास जो ब्लड आ रहा होता है वो बिल्कुल सेफ़ होता है, स्क्रीनिंग और सारी चीज़ें ओके होकर ही आपके पास ब्लड बैंक के अंदर ब्लड आ रहा होता है आपके रीजनल ब्लड सेंटर से। उसके बाद जो है वो विद इन दी हॉस्पिटल, जिस भी ब्लड बैंक हॉस्पिटल के अंदर है तो उसी इंडोर हॉस्पिटल में ही जो वो ब्लड इशू किया जाता है और ब्लड के कंपोनेंट्स। अगर हम बात करें ब्लड बैंक के वर्क फ्लो की, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टेप नंबर फर्स्ट में जो हमने चीज़ दी है वो ये है कि ब्लड बैंक रिसीव्स स्क्रीन्ड ब्लड बैंक्स एज पर डेली यूटिलाइजेशन एट द साइड ऑफ हॉस्पिटल्स। यानी कि ब्लड बैंक की तरफ जो ब्लड सप्लाई हो रहा होता है उसका कुछ प्रोसेस इस तरह से होता है कि आपका जो ब्लड सेंटर होता है वो आपके स्क्रीन्ड ब्लड या ब्लड के जो प्रोडक्ट्स होती हैं, आपके एफएफपी, प्लेटिलेट, रेड सेल्स, वो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो एक मुकम्मल शिपमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो बनाई जाती है। आपकी यूटिलाइजेशन अगर 10 है डेली की तो आपके पास 10 बैग जो है वो शिपमेंट के थ्रू भेजे जाते हैं, थ्रू प्रॉपर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद ये ब्लड बैंक तक जब पहुँचते हैं तो फिर पेशेंट्स की तरफ ये किस तरह सप्लाई होते हैं, आइए कुछ इस तरह उसको भी देख लेते हैं कि जब पेशेंट की तरफ हम सप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि एडवाइस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम फिजिशियन। आप अगर ब्लड बैंक के अंदर काम कर रहे हैं तो आप कभी भी ब्लड जो है वो विदाउट एडवाइस ऑफ एनी फिजिशियन आप ब्लड पेशेंट को इशू नहीं कर सकते, ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि आप अगर आपके पास अगर रिटन फॉर्म है, डॉक्टर की एडवाइस है, तो उसमें आपको ये भी चीज़ पता लग जाती है कि आप के पास जो स्लिप आई है उसमें डॉक्टर ने कौन सी प्रोडक्ट लिखी है, रेड सेल, एफएफपी, प्लेटिलेट, उसकी कितनी क्वांटिटी लिखी है, और उसके बाद जो है वो अगर लिखी है तो कितने दिनों में चाहिए, आज चाहिए, इमरजेंसी बेसिस पे चाहिए। तो रिटन फॉर्म में ये चीज़ें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि देखनी होती हैं। आपके पास रिटन फॉर्म डॉक्टर की लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है वो ये है कि आपने पेशेंट का सैंपल लेकर आना होता है। सैंपल में हमारे पास दो मोस्टली ट्यूब जो है वो यूज़ होती हैं, जिसमें एक पर्पल टॉप यूज़ होती है जिसको हम CBC जो है वो ट्यूब भी कहते हैं। उसके बाद है जेल टॉप, यानी कि हमारे पास जो क्लॉट ट्यूब होती हैं जो कि हमारे जिसमें हमें सीरम की नीड होती है, तो फिर उसमें जो है वो हमें सीरम चाहिए होता है, इसीलिए ये दो जो है वो ट्यूब यूज़ होती हैं जिसमें हम फर्स्ट पर्पल टॉप से ब्लड ग्रुपिंग कर रहे होते हैं पेशेंट की, और सेकंड से जो है वो पेशेंट की अपने बैग के साथ क्रॉस मैच कर रहे होते हैं। फिर हम बात करें एक प्रोसेस की, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो नोट है उन लोगों के लिए, स्पेशली अगर अल्लाह ना करे आपका कोई पेशेंट है जिसको ब्लड की नीड है। तो मोस्टली ये हो रहा होता है कि ब्लड बैंक की तरफ जाते हुए लोग फिर वहाँ पर बहुत क्राई कर रहे होते हैं कि हमें अभी के अभी आप लोग ब्लड दें। तो एक सर्टन प्रोसेस होता है जिससे जो है वो आपके ब्लड को जो है वो गुजरना होता है, पेशेंट के जो है वो क्रॉस मैच किया जाता है। इसमें एक टाइम ड्यूरेशन लगती है जिसमें जो है वो आपने कुछ इंतज़ार करना होता है। फिर मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस की मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ होती हैं। इंशाल्लाह वो इन फ्यूचर में एक लेक्चर बनाऊंगा इसके ऊपर कि जो है वो रूटीन पेशेंट को हम किस तरह डील कर सकते हैं, अर्जेंट पेशेंट को हम किस तरह डील कर सकते हैं, एमरजेंसी पेशेंट को किस तरह डील कर सकते हैं, और जो है वो जो हमारे पास एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उनको हम किस तरह डील कर सकते हैं एट द साइड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हम उनको किस तरह ब्लड इशू कर सकते हैं, कितने टाइम में इशू कर सकते हैं।
ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्रॉस मैच की। तो क्रॉस मैच के अंदर जो तकरीबन प्रोसेस है उसका टाइम जो है वो आपका 50 मिनट लगते हैं। उसके बाद आपको जो रिपोर्टिंग और बाकी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं, तो फिर तकरीबन आपका 1 घंटा लग जाता है मोस्टली ना। तो आपने वेट करना होता है, ये टाइम है। और रूटीन पेशेंट का रूटीन में अगर उसको ब्लड मतलब कि चाहिए, इतनी इमरजेंसी या अर्जेंट केस नहीं है, तो उसको इतना टाइम मोस्टली लग रहा होता है। तो उसमें जो फर्स्ट टेक्नोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है वो पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप परफॉर्म करता है। उसके बाद जो है वो उसके पास जो बैग होता है जो पेशेंट को इशू करना है, पेशेंट को देना है, तो उसका जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो कंफर्म किया जाता है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये है कि ब्लड ग्रुप ये पहले ही कंफर्म हुआ होता है, मतलब कि आपने 2 मरतबा लाजमी बैग का ग्रुप कंफर्म करना होता है। तो आप जिस टाइम ब्लड इशू कर रहे हैं तो आप उस टाइम ब्लड ग्रुप जो है वो लाजमी रिकन्फर्म कर लें कि इसका, अगर पेशेंट का ए है, आप बैग जो आपके पास है उसके ऊपर ए लिखा हुआ, तो आप उसको कंफर्म भी कर लें एक मरतबा जो है वो परफॉर्म करके कि ये वाकई ए भी है। शायद हो सकता है जिस टेक्नोलॉजिस्ट ने पहले परफॉर्म किया हो उससे मिस्टेकनली जो है वो जो है वो उसने लिख दिया हो ए पॉजिटिव, या मतलब कि परफॉर्म गलत हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपने कंफर्म करके फिर ही देना होता है। फाइनली फिर आपने जो है वो क्रॉस मैच परफॉर्म करना होता है, जिसमें जो है वो पेशेंट का जो है वो आपने सैंपल उठाना होता है सीरम वाला, और अपने बैग के जो रेड सेल्स होते हैं वो उठाने होते हैं। तो ये मुकम्मल जो प्रोसीजर है क्रॉस मैच का, वो मैंने अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो देख सकते हैं। मैं लिंक इंशाल्लाह जो है वो भेज दूँगा। मुख्तलिफ हमारे जो प्रोसीजर हैं, जिसमें हमारा स्लाइड मेथड है, ट्यूब मेथड है, जेल मेथड है, तो ये इंशाल्लाह आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह ये क्रॉस मैच हम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं मुख्तलिफ मेथड्स में। उसके बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है डॉक्यूमेंटेशन। आपने ब्लड ग्रुप भी परफॉर्म कर दिया, आपने क्रॉस मैच भी परफॉर्म कर दी, उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना होता है। यानी कि ये डॉक्यूमेंट तो साथ साथ ही करनी होती है। आपने ब्लड ग्रुप जैसे परफॉर्म किया, आपने वहाँ पे रिजल्ट लिखने हैं। उसके बाद आप जैसे बैग लेकर आए तो आपने फिर बैग का नंबर, और उसके बाद बैग का जो ग्रुप कंफर्म किया तो ग्रुप लिखना है आपने। उसके बाद फिर क्रॉस मैच के आपने रिजल्ट लिखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट करनी होती हैं अपनी डेली वर्कशीट के ऊपर, जो ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैच के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद आपने क्रॉस मैच रिपोर्ट जो है वो इशू करनी होती है। आपने क्रॉस मैच रिपोर्ट जो है वो उनको देनी है। क्रॉस मैच रिपोर्ट के अंदर आपके ब्लड की जो है वो मुकम्मल डेटा होनी चाहिए जो आप बैग जो है वो इशू कर रहे हैं। उसके बाद पेशेंट का मुकम्मल डेटा होना चाहिए, ब्लड ग्रुप और नंबर वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आपकी होनी चाहिए कि आप ब्लड किस तरह जो है वो ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। आप अगर ब्लड अभी पेशेंट को नहीं लग रहा तो आप किस तरह हमें वापस भेज सकते हैं, ताकि आपका ब्लड जो है वो दोबारा स्टोर हम कर सकें, और उसके बाद जब पेशेंट को नीड हो तो फिर आप लोग ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर किसी भी पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाता है तो आपने उसी वक्त जो है वो इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें लिखनी है कि आपने ब्लड को जो है वो बंद कर देना है, और ब्लड का जो बैग है उसको पेशेंट के सैंपल के साथ वापस भेजना है। ये जो नीचे स्लिप है, इस स्लिप को जो है वो आपने कट करके, ये स्लिप जो है वो एडवाइस स्लिप जो है आपने भेजनी है। इसमें सारी चीज़ें जो आपने नोट की हैं वो सारी चीज़ें आपने, जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसने ये सारी चीज़ें फिलअप करनी होती हैं, या जो भी डॉक्टर जो है वो सुपरवाइज़ कर रहा होता है पेशेंट को। अगर हम बात करें ब्लड सेंटर की, तो ब्लड सेंटर हमारी वो जगह होती है जहाँ पे वॉलेंट्री ब्लड जो है वो लोगों से लिया जाता है, डोनर्स से लिया जाता है थ्रू कैंपिंग या इन हाउस में। तो सेंट्रलाइज जो ब्लड सेंटर होता है वहाँ पर जो ब्लड लिया जाता है वो मोस्टली, एक तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि वॉलेंट्री मतलब कि कैंपिंग के थ्रू लिया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स आपकी लग रही होती हैं, उसमें आपका ब्लड जो है वो आपके पास आ रहा होता है, और इन हाउस भी कुछ लोग जो है वो वॉलेंट्री ब्लड डोनेट करते हैं, तो फिर वो भी आपके पास जो है वो ब्लड सेंटर के अंदर आ रहे होते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। सेकंड ऑप्शन ये होता है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सचेंज पॉलिसी, जिसके अंदर ये है कि आप अगर पेशेंट अपना ले आए हैं, आपके पेशेंट का ए पॉजिटिव है, देन अगर ब्लड सेंटर के अंदर ए पॉजिटिव मौजूद है और आपके पास जो डोनर आप लेकर आए हैं वो अगर आपके पास जो है वो बी पॉजिटिव का है, तो आप बी पॉजिटिव जो है वो जमा करवाएंगे, और अपना ए पॉजिटिव जो उनके पास है वो आप डॉक्टर की एडवाइस के साथ जो है वो लेंगे। तो ये एक्सचेंज पॉलिसी होती है। तो इस तरह जो है वो ये सारा सिस्टम जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो ब्लड जब कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद उसको क्या कैसे प्रोसेस किया जाता है, थोड़ा सा उसको जो है हम जान लेते हैं कि ब्लड बैंक का जो वर्क फ्लो है वो किस तरह हो रहा होता है। फर्स्ट में ये कि हमारा ये ब्लड सेंटर है, उसके बाद जो ब्लड सेंटर के अंदर हमारा ब्लड की कलेक्शन हो रही होती है। फर्स्ट उसमें ये होता है कि हमारी इन हाउस कलेक्शन हो रही होती है, मतलब कि जैसे हमने बात की कि आपके सेंटर के अंदर ही जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो आके अपनी ब्लड जो है वो डोनेट कर रहे होते हैं।
उसके बाद हमारी कलेक्शन जो ब्लड की हो रही होती है वो थ्रू कैंपिंग हो रही होती है। मुख्तलिफ इलाकों में अगर आपकी कैंपिंग हो रही है तो वहाँ से आपके पास ब्लड आ रहा होता है। उसके बाद आपकी जो कलेक्शन साइट्स होती हैं, आपके जो हॉस्पिटल ब्लड बैंक्स होते हैं, वहाँ से आपके पास ब्लड आ रहा होता है। जब सारी जगहों से आपके पास इन मतलब के तीनों जो है वो मकामात से ब्लड आपके पास आ जाता है तो कम्प्लीटली फिर उन बैग्स को आगे ब्लड बैंक सेटअप के अंदर, ब्लड सेंटर के अंदर जो है वो ब्लड बैंक जो उसका मतलब के एक सेक्शन होता है वहाँ पर उसको मुकम्मल प्रोसेस किया जाता है ब्लड को। अब प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें की जाती हैं उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि उसका जो भी आपके पास बैग आ रहे होते हैं उनका ब्लड ग्रुप परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद फिर ब्लड की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जा रही होती हैं, जैसे आपके रेड सेल्स हो गए, एफएफपी हो गए, प्लेटिलेट्स हो गए, क्रायो हो गए, क्रायो सुपरनेंट हो गए। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो ब्लड सेंटर के अंदर जो है वो बनाई जा रही होती हैं। उसके बाद ब्लड की जो स्क्रीनिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपकी परफॉर्म की जा रही होती है, जिसमें आप वायरल इन्फेक्शन जो कि ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं आप वो चेक कर रहे होते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, साइफिलिस, ये सारी टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब आपकी जो ब्लड है वो मुकम्मल प्रोसेस हो जाती है, सारी टेस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, देन आप एक मरतबा फिर उसको वेरीफाई करते हैं जिसको हम इन्वेंट्री का नाम देते हैं। उसके बाद फिर आपका जो ब्लड होता है वो रेडी टू यूज़ होता है। आप उसको इशू ब्लड जो है वो सेक्शन के अंदर रख देते हैं। फिर वो आप ब्लड जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अपने इंडोर पेशेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप मुख्तलिफ जो आपकी हॉस्पिटल्स ब्लड बैंक्स हैं तो वहाँ पर भी आप उस ब्लड को जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मुकम्मल जो है वो सिस्टम है ब्लड बैंक का और ब्लड सेंटर का, जिनके अंदर जो है वो ये फ़र्क है कि ब्लड सेंटर के अंदर जो सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं वो ये हो रहे होते हैं और ब्लड बैंक के अंदर जो सारे प्रोसेस हैं वो ये हो रहे होते हैं। तो ये मोस्टली हमारी कन्फ्यूजन होती है कि हम ब्लड सेंटर और ब्लड बैंक को जो है वो एक ही समझ रहे होते हैं, तो ये एक नहीं होते। ब्लड सेंटर जो है वो एक मुकम्मल जो वो अपना सेटअप रखता है और ब्लड बैंक उसके अंडर में चल रहा होता है। उम्मीद है कि आपको सारी जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो समझ आ गई होंगी। तो अगर आपने कोई भी सवाल पूछना हो ब्लड सेंटर और ब्लड बैंक के रिगार्ड तो आप जो है वो कमेंट के थ्रू जो है वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपके जो है वो सजेशंस वगैरह हों अबाउट वीडियोस के हमें फ्यूचर में कौन सी वीडियोस लानी चाहिए, लेक्चर्स लाने चाहिए, तो आप जो है वो हमें कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ब्लड डोनर्स के जो मुख्तलिफ़ किस्म होते हैं, वॉलंटरी, फैमिली, पेड, एक्सचेंज, तो इनमें से बेहतर जो है वो डोनर कौन से होते हैं और कौन से डोनर एक्सेप्टेबल होते हैं, तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो बात करेंगे। अभी हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आप लोगों के साथ होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।